है भारत की आजादी के बाद की प्रजासत्ताक भारत के पहले चुनाव रखे गए थे जनवरी फरवरी साल 1952 में। चुनाव ऐसे थे कि पूरे भारत में कई सारे लोग हिस्सा ले रहे थे, कई सारे लोगों को टिकट्स मिल रही थी और कुछ लोग चुनावी दंगल में अपना दाव आजमाने के लिए तैयार थे। लेकिन इन सब के बीच एक ऐसा शख्स भी था जो चुनाव तो नहीं लड़ना चाहता था, लेकिन उसके लिए आम लोग ये चाहते थे कि वो एक्टिव पॉलिटिक्स में आए और चुनावी दंगल में अपना दाव आजमाए। व्यक्ति का नाम था नटवर सिंह जी और ये व्यक्ति कोई आम इंसान नहीं थे। महाराजा राणा नटवर सिंह जी पोरबंदर के राजा हुआ करते थे और पोरबंदर की राजभक्त प्रजा अपने महाराज को इलेक्शन में खड़ा रहने के लिए रिझाने की कोशिशें कर रही थी, क्योंकि पोरबंदर की प्रजा भी अपने महाराज नटवर सिंह जी को भारतीय राजनीति में एक्टिव पॉलिटिक्स की भूमिका पर देखना चाहती थी। लेकिन साल 1931 और 32 के बीच इंग्लैंड के प्रवास पर गई सबसे पहले भारतीय टेस्ट मैच क्रिकेट टीम के कैप्टन ऐसे क्रिकेटर कम पोरबंदर के महाराज नटवर सिंह जी ने इलेक्शन लड़ने से ही इनकार कर दिया। क्यों मना किया तब तो किसी को नहीं मालूम था, लेकिन इसके पीछे की असली वजह महाराज नटवर सिंह जी की दूसरी पत्नी ने बताई थी। उनकी दूसरी पत्नी एक स्वीडिश थी और जिनका नाम एल था। एल जब इंडिया में आई तब उनका नाम अनंत कुंवर बा रखा गया था और अनंत कुंवर बा ने दो पत्रकारों को दिए अपने इंटरव्यू में ये बताया कि उनके पति तो उनके सदगत युवराज को भी एक्टिव पॉलिटिक्स में आने की मनाही कर रहे थे और उनका ये मानना था कि ऐसा करना यानी कि राजनीति में आना राजघराने के लोगों के लिए योग्य नहीं है। इसके बावजूद भी कई सारे राजघराने के लोग पॉलिटिक्स में एंटर हुए और ऐसे राजवी या तो प्रोत्साहन के कारण या तो उन्हें ये लगने लगा कि उनके हित राजनीति में ही है, इस वजह से राजकारण से जुड़े। ये अनंत कुंवर बा जी के शब्द थे जो उन्होंने दो पत्रकारों को अपने इंटरव्यू के दौरान बताए थे। खैर, साल 1952 के बाद देश में चुनाव दर चुनाव विविध राजवी राजनीति से जुड़ने लगे और इन राजघराने के लोगों का जीतने का रेशियो 85% तक रहा था। लेकिन दुख की बात ये थी कि विजेता बनने के बाद ये राजघराने के लोग अपनी प्रजा के लिए बहुत कुछ खास आर्थिक या सामाजिक रूप से कर नहीं पाते थे। साल 1962 में तो जयपुर की राजमाता गायत्री देवी जी ने अपनी आप बीती जग जाहिर सुनाई थी। राजमाता गायत्री देवी जी को उनकी प्रजा चुनाव लड़वाना चाहती थी, लेकिन गायत्री देवी जी ने साल 1962 में कहा था कि उम्मीदवार पत्र में नाम वापस लेने के लिए अभी भी 2 दिन बचे हैं। आप लोग अभी भी अगर मुझे अपनी प्रतिनिधि नहीं बनाना चाहते तो मैं अपना नाम वापस लेने के लिए तैयार हूँ। और इसका कारण ये है कि आप लोगों की समस्याओं के बारे में मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है और सच बताऊं तो आपके लिए मैं कुछ ज्यादा नहीं कर सकती और ज्यादा से ज्यादा मैं आपकी समस्याएं पार्लियामेंट तक पहुंचा सकती हूं। इसलिए आपको मैं कहती हूं कि अभी भी आप सोच लो। जयपुर की राजमाता गायत्री देवी जी ने अपने दिल की व्यथा खुले मन से अपने लोगों के बीच रख दी, लेकिन फिर भी लोगों ने ये आग्रह रखा कि वो राजनीति में जाए और लोगों ने ये भी आश्वासन दिया कि उन्हें प्रचंड बहुमति से वो जिताएंगे। इसके बाद क्या हुआ तो हमारे देश के प्रथम गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य जी ने साल 1959 में जिस स्वतंत्र पार्टी की रचना की थी उस पार्टी की टिकट पर लड़ी राजमाता गायत्री देवी साल 1962 में चुनाव लड़ी भी और 1,92,909 वोट के मार्जिन से विजयी हुई। और राजमाता की झोली में ये जो मत गिरे थे ना, वो उस वक्त भारत ही नहीं लेकिन एंटायर दुनिया में जितने भी देश हैं उन सभी में किसी भी इलेक्शन में किसी भी राजनेता को मिलने वाले मतों में सबसे ज्यादा थे और उस वक्त ये वर्ल्ड रिकॉर्ड था। जयपुर की प्रजा को अपनी राजमाता के लिए जितना मान था, दूसरे राजा रजवाड़ाओं की प्रजा को भी अपने राजाओं और महाराजाओं के लिए उस वक्त इतना ही मान हुआ करता था। और इसीलिए साल 1957 से साल 1960 के बीच कुल 43 राजा महाराजा विधानसभा और लोकसभा के इलेक्शन लड़े। साल 1961 से 1966 के बीच ये आंकड़ा 51 हो गया और 1967 से लेकर 1975 तक कुल 75 राजा महाराजा राजनीति के मैदान में उतरे थे। हालांकि आपको बता दें कि उस वक्त ज्यादातर राजवी जो थे वो स्वतंत्र पक्ष या किसी छोटी पार्टियों से चुनाव लड़े थे और अपने रुतबे पर वो जीते थे। अब स्वतंत्र पक्ष से लड़े ये राजा महाराजा उस वक्त कांग्रेस के लिए पड़कार बन गए थे और तब कांग्रेस को लगने लगा कि ये राजवी उनके लिए भविष्य में समस्या बन सकते हैं। साल 1966-67 की बात करें तो उस वक्त भारत के गुजरात राज्य में स्वतंत्र पक्ष मजबूत हुआ था। मध्य प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान में अन्य पक्षों के सहयोग से इस पक्ष ने कांग्रेस को चुनौती दी थी।
ये स्वतंत्र पक्ष या जिसे स्वतंत्र पार्टी भी कहते हैं, इसका गठन मैंने जैसे आगे बताया चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी ने 4 जून 1957 में किया था। आपको बता दें कि ये उस वक्त कांग्रेस से ही अलग हुआ एक पक्ष था जिसने जवाहरलाल नेहरू की समाजवादी नीतियों का विरोध किया था, मुक्त अर्थव्यवस्था की वकालत की थी। और ये पक्ष 1974 में पीलू मोदी की अगुवाई में भारतीय लोकदल में विलय के साथ समाप्त हो गया था। अब राजा महाराजा जब इस स्वतंत्र पक्ष से जुड़कर या स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ते थे, इसकी वजह से इंदिरा गांधी जी को और उनकी सरकार को चोट पहुंचना स्वाभाविक था। सन 1967 के इस पूरे घटनाक्रम को अपनी आंखों से रूबरू देखने वाले इडर के महाराजा राजेंद्र सिंह जी ने उस दौर को याद करते हुए कहा था कि भारत के राजा महाराजा उस वक्त कुल्हाड़ी पर पांव मार रहे थे और सामने चलकर अपने पतन की ओर बढ़ रहे थे, क्योंकि कोई भी राजकीय पक्ष किसी भी प्रतिद्वंदी पक्ष के कारण मूल से ही खत्म हो जाए, वो उस राजकीय पक्ष के नेता कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। और इसके चलते इंदिरा गांधी इसका तोड़ ढूंढने लगी थी। दोस्तों आपको बता दूं कि ये 1967 और उसके बाद का दौर था। उस दौर में इंदिरा गांधी अनेक तरफ से मुसीबतों के बीच थी। देश का अर्थतंत्र वेंटिलेशन पर पड़ा था। मार्च 1966 के कुछ ही महीने बाद अमेरिकन डॉलर के सामने इंडियन रुपीस 63% तक गिर चुका था। इंडियन रुपये का अवमूल्य करने के बाद भी स्थिति में कोई खास सुधार नहीं था। देश का फॉरेन रिजर्व भी उस वक्त अपने लोएस्ट लेवल पर था। बारिश भी उस साल नहीं हुई थी, इसलिए पूरे देश में उस वक्त लगभग सूखे जैसी स्थिति थी। विशेष रूप से महाराष्ट्र और मध्य भारत के लोग मर रहे थे, लेकिन पैसों की भीड़ इतनी थी कि देश में बाहर से जरूरी चीजें भी मंगवा नहीं सकते थे। और उस वक्त भारत के लोगों के पछात होने की छाप इतनी खराब थी कि दुनिया हमें दयनीय नजरों से देखती थी। और उस वक्त अमेरिकन प्रमुख लिंडन जॉनसन ने भारतीयों को खेती सिखाने के लिए 1000 अमेरिकी स्वयं सेवकों को भारत भेजने की तैयारी बताई थी। और अमेरिकन प्रमुख 1000 स्वयं सेवक खेती सिखाने के लिए भारत भेजने वाले हैं, ये बात जब दिल्ली में बैठे अमेरिकन राजदूत को पता चली तो उन्होंने अमेरिकन प्रमुख को पत्र लिखा कि आप 1000 स्वयं सेवकों को भारत मत भेजना, क्योंकि वो लोग अपने साथ अपने 950 स्त्रियां यानी कि पत्नियां लाएंगे। इतना ही नहीं, ये लोग अपने साथ अपने करीब 2500 बच्चे लाएंगे। इसके अलावा 3000 एयर कंडीशन, 1000 गाड़ियाँ, 1000 रेफ्रिजरेटर, 800 से 900 कुत्ते और करीब 1000 अपनी पालतू बिल्लियों को भी अपने साथ ले आएंगे। और भारत अभी इन सब का बोझा उठा पाए इस स्थिति में नहीं है, इसलिए आप प्लीज उन्हें मत भेजना। दोस्तों ये दिल्ली के राजदूत ने अमेरिकन प्रमुख को लिखा पत्र था। राजेंद्र जी अपनी बात आगे बताते हुए कहते हैं कि इन सब के बीच इंदिरा गांधी जी के प्रति लोगों के मन में असंतोष था और विधानसभा के इलेक्शन में जनता ने अपना आक्रोश इंदिरा गांधी पर निकाला और ऐसा करने से जाने अनजाने में स्वतंत्र पक्ष मजबूत हुआ। उस वक्त विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने अपने बहुत सारे राज्यों को खोया था। इसके बाद लोकसभा इलेक्शन में भी कांग्रेस को बहुत फटकार लगी और उनके एमपीज की संख्या घट गई और इनका फायदा सीधा स्वतंत्र पक्ष और उनके सहयोगी दलों को हुआ। और ऐसा दौर अगर लंबे समय तक रहता तो आने वाले सभी चुनावों में कांग्रेस को अपनी सत्ता गुमानी पड़ती। और इसी बीच श्रीमती गांधी को राजा रजवाड़ाओं का ये मुद्दा भी मिल गया और 25 जून ईयर 1967 के दिन सरकार ने राजाओं को मिलने वाला प्रिवी पर्स यानी कि सालियाना और प्रिविलेज यानी कि विशेषाधिकार नाबूद करने का प्रस्ताव रखा। इंदिरा गृह मंत्रालय ने उसके बाद क्या क्या करना है उसका पूरा रोड मैप बनाया और ये सब सरकार के हुक्म से नहीं, लेकिन संसद और कायदा किए कार्यवाही के रूप से इसका अमल किए जाने के सूचन दिए। और इसके लिए राजवियों के साथ भी वाटाघाट और मंत्रणा करने का चार्ज उस वक्त के गृह प्रधान यशवंत राव को दिया गया। अब दोस्तों ये जो राजा रजवाड़ाओं के साथ वाटाघाट की बात जो थी उसमें भी राजाओं के पास कोई खास चॉइसेस नहीं थे, इसलिए परिस्थिति का स्वीकार करने के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं था। बस राजा महाराजा ये चाहते थे कि रातों रात उनको उनके अधिकारों से बेदखल नहीं करना चाहिए, उनके लिए दया भाव रखना चाहिए और वो अपने लिए आदर और सम्मान चाहते थे। और इसके लिए वो अपना बचा कुचा राजपाट और जो भी था वो न्योछावर करने के लिए तैयार थे। और वो लोग ये चाहते थे कि इंदिरा सरकार भी उनके लिए 2 कदम आगे बढ़ाए। अब दोस्तों ब्रिटिश राज के दौरान राजा रजवाड़ाओं ने अंग्रेज हुकूमत के समक्ष अपनी समस्याएं और मांगों की रजूआत करने के लिए चैम्बर ऑफ प्रिंसेस यानी कि नरेंद्र मंडल की स्थापना की थी। संस्कृत में नरेंद्र का मतलब राजा होता है और चैम्बर ऑफ प्रिंसेस यानी कि राजकुमारों का मंडल ऐसा होता है। यहाँ पर प्रिंसेस यानी कि राजकुमारी मत समझना, प्रिंसेस मतलब बहुत सारे राजकुमार।
और इसकी बैठक जहाँ पर होती थी वो जगह दिल्ली का जो पुराना संसद भवन है उसके ग्रंथालय वाला एक हॉल हुआ करता था। और इस चैम्बर ऑफ प्रिंसेस का जो प्रमुख पद है वो ब्रिटिश वाइस रॉय संभालता था। अब सन 1947 के बाद, स्वतंत्रता के बाद उस चैम्बर ऑफ प्रिंसेस का कोई अस्तित्व भी नहीं रहा और इसलिए साल 1967 में कांग्रेस सरकार के गृह मंत्री यशवंत राव के समक्ष अपने सालियाना और विशेष अधिकारों की समस्याएं रखने के लिए राजा रजवाड़ाओं ने धांधद्रा के महाराजा ऐसे मयूर ध्वज सिंह को अपना प्रतिनिधि बनाया, यानी कि उनको प्रतिनिधित्व सौंपा। आपको बता दें कि 3 मार्च साल 1923 में गुजरात के धांधोद्रा में जन्मे सुंदर विलास के मयूर ध्वज सिंह साल 1942 में राजगद्दी पर बैठे थे और वो सच में एक विद्वान थे। उन्होंने इंग्लैंड में एंथ्रोपोलॉजी का अभ्यास किया था और ऊपर से साहित्य क्षेत्र में भी वो अव्वल थे और विशेष नौद में वो बहुत ही अच्छे बांसुरी वादक थे और राजधर्म के प्रति वफादार। मयूर ध्वज सिंह को बचपन में उन्हें पढ़ाने वाले एक अंग्रेज हेडमास्टर ने क्वेश्चन किया था कि व्हेन यू बिकम रिच वुड यू बाय अ कार और डिग वेल, और मयूर ध्वज सिंह ने जवाब दिया था कि डिग वेल, मैं मोटर कार खरीदने से ज्यादा हमारी प्रजा के लिए कुएं बनाना पसंद करूंगा। और मयूर ध्वज सिंह साल 1969 में गुजरात की विधानसभा से चुने गए थे और उसके बाद वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी बने थे। अब दोस्तों, इस मयूर ध्वज सिंह ने उस वक्त के भारत के गृह प्रधान यशवंत राव के सामने ये प्रस्ताव रखा कि राजा रजवाड़ाओं को लमसम एक बड़ी अमाउंट, एक लमसम बड़ी रकम मिल जाए और उसके बदले वो अपने सालियाने, यानी कि हर साल जो रकम मिलती है उसे हमेशा के लिए छोड़ने के लिए तैयार है। हालांकि ऐसी कई सारी सिटिंग्स, ऐसी कई सारी बैठकें गृह मंत्री और मयूर ध्वज सिंह के बीच हुई, लेकिन हमेशा गृह मंत्री इन बैठकों को न्यूट्रल से टाल देते थे और टालना उस वक्त उनके लिए जरूरी भी था क्योंकि टाइम थोड़ा खींचना पड़े ऐसा था, क्योंकि राष्ट्रपति के लिए एक इलेक्शन जंग खेलना था। अब इस दंगल में एक और नीलम संजीव रेड्डी थे जो मोरारजी देसाई जैसे लोगों ने रची एंटी इंदिरा लॉबी के उम्मीदवार थे और दूसरी ओर इंदिरा गांधी के पसंदीदार ऐसे वी गिरी थे। अब राष्ट्रपति चुनाव के इस दंगल में एक एक वोट की कीमत थी। उस वक्त इंदिरा गांधी के पक्ष के भी कुछ राजवी थे, जैसे कि जम्मू कश्मीर के महाराजा करण सिंह, डूंगरपुर के महाराजा लक्ष्मण सिंह, टिहली गढ़वाल की राजमाता कमलेंदुमती और पटियाला की महारानी महेंद्र कौर, जिन्हें मोहिंदर कौर या इंग्लिश में मेहताब कौर भी कहते हैं। ऐसे राजा राजवी अगर राजाओं को मिलने वाला सालियाना और प्रिविलेज अभी ही छीन लिया गया तो नाराज होने की पूर्ण संभावना थी। और अगर इन राजवियों ने सामने पक्ष में वोट दिया तो वी गिरी नहीं लेकिन नीलम संजीव रेड्डी प्रेसिडेंट बन जाए उसकी पूर्ण संभावना थी और इसलिए उस वक्त इंदिरा सरकार कोई जल्दबाजी करना नहीं चाहती थी। आखिरकार प्रेसिडेंटल चुनाव हुए और अंततः वी गिरी चौथे राष्ट्रपति के रूप में रायसीना हिल्स पे बसे राष्ट्रपति भवन में विराजित हुए और इसके बाद इंदिरा सरकार ने राजा महाराजाओं का जो पेंडिंग निर्णय था उस पर अमलीकरण करने की ठान ली और इसके लिए 18 मई साल 1970 के दिन पार्लियामेंट में समर सत्र के आखिरी दिन राजाओं के सालियाना और विशेष अधिकारों की नाबूदी के लिए बंधारण का 24वां सुधार रजू किया गया। सुधार करना आवश्यक था क्योंकि राजा रजवाड़ों को सालियाना और उनके विशेषाधिकार कॉन्स्टिट्यूशन के क्लॉज नंबर 291 और 362 के द्वारा दिए गए थे। अब इस सुधार को लोकसभा में तो बहुत ही आसानी से पास करवा लिया गया क्योंकि वहाँ पर सरकार की बहुमति थी, लेकिन राज्यसभा के 75 नेताओं ने इस प्रस्ताव का स्वीकार नहीं किया, जबकि सरकार के प्रस्ताव का स्वीकार करने वाले नेता 149 यानी कि 149 थे और 2/3 बहुमति के लिए 150 वोट चाहिए। लेकिन इनमें एक नेता पेट की गड़बड़ी के चलते राज्यसभा नहीं आए थे और घर पे थे और इसलिए उस वक्त राज्यसभा में सरकार का ये प्रस्ताव अटक गया। लेकिन दोस्तों, जो कुछ भी हुआ उसे प्रधानमंत्री पचा ना सकी और उन्होंने तत्कालीन कैबिनेट मीटिंग बुलाई और राजाओं के विशेषाधिकार और सालियाना को नाबूद करने के लिए वट हुक्म तैयार किया गया। अब इस वट हुक्म पर प्रेसिडेंट के सिग्नेचर चाहिए थे और प्रेसिडेंट उस समय हैदराबाद गए हुए थे, इसलिए खास दूत को हैदराबाद भेजकर प्रेसिडेंट वी गिरी के हस्ताक्षर करे गए और ये दूत बाय प्लेन परत तुरंत ही दिल्ली पहुंच गया और इसके तुरंत बाद 6 सितंबर साल 1970 के दिन राजाओं की राजवी के रूप में मान्यता रद्द कर दी गई। अब इस हुक्म के बाद भारत में राजा रजवाड़े अब राजा रजवाड़े नहीं थे और उनको मिलने वाली सहायता और प्रिविलेज भी अब खत्म कर दिए गए थे।
राष्ट्रपति वी गिरी ने जो किया उसे धांगध्रा के राजा मयूर ध्वज सिंह और उनके सहयोगी ग्वालियर के माधवराव सिंधिया इस पूरी मैटर को सुप्रीम कोर्ट ले गए, क्योंकि उनका मानना था कि राष्ट्रपति ऐसा वट हुक्म जाहिर कर ही नहीं सकते, क्योंकि राष्ट्रपति अगर भारत के सर्वोपरि है तो उन्हें पूछना पड़ेगा कि वो संविधान की किस कलम के अनुसार सर्वोपरि है, क्योंकि अगर संविधान नहीं तो राष्ट्रपति ही नहीं। और इसलिए संविधान ने राजाओं को जो विशेषाधिकार दिए थे, इन सब को मैटर बनाकर राजवियों ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। इस तरफ कांग्रेस ने राष्ट्रपति के वट हुक्म की यथार्थता को पूर्ण सपोर्ट और विश्वास करते हुए गैजेट ऑफ इंडिया में उसका समावेश कर दिया और उसका प्रैक्टिकल अमल कर दिया गया, जबकि केस अभी सुप्रीम कोर्ट में था और सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश की राह नहीं देखी। और करीब कुछ महीने बाद यानी कि दिसंबर 15 साल 1970 के दिन सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के खिलाफ अपना फैसला सुनाया। अब भारत की आजादी के वक्त देसी राजा रजवाड़ाओं को सरदार पटेल ने सालियाना और प्रिविलेज देने का राज्य बंधारण के द्वारा वचन दिया था। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के ठीक 20 साल पहले यानी कि 15 दिसंबर साल 1950 के दिन सरदार पटेल जी का निधन हो गया था। और उसी रोज यानी कि 15 दिसंबर साल 1970 के दिन सुप्रीम कोर्ट ने सरदार पटेल के वचन को अनिवार्य ठहराने वाला फैसला सुनाया। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा, राष्ट्रपति कभी भी संविधान का विकल्प नहीं बन सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय के बाद राजा रजवाड़ाओं का विजय हुआ, लेकिन जीत का लुत्फ वो ठीक से उठा भी नहीं पाए और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने लोकसभा का ही विसर्जन कर दिया। और उसके बाद आने वाले इलेक्शंस में उन्हें जंगी बहुमत मिला और उन्होंने कायदा किए तरीके से सालियाना और राजाओं को मिलने वाले विशेषाधिकारों को खत्म कर दिया। इन विशेषाधिकारों को नाबूद करने का एक कारण ये भी था कि राजा रजवाड़ाओं को बैठे बिठाए एक इनकम हर साल मिल जाया करती थी और वो बैठे बिठाए सरकार के खिलाफ इलेक्शन भी लड़ते थे। ऊपर से उन्हें महाराजा, राजा, राणा, नवाब, महारावत, महाराव और ठाकुर साहब जैसी उपाधियां भी मिली हुई थी। ऊपर से राजा रजवाड़ों के पास भव्य महल थे, एस्टेट थे, चमचमाती हुई लाल नंबर प्लेट वाली मोटर कारें भी थी। वो अपनी कारों और अपनी प्रॉपर्टियों में अपने राज के ध्वज लगाते थे और वार त्योहार पे अपने राज्य में राजवीय परिधान के साथ उपस्थित भी होते थे। और ये सब देखकर लगता था कि राजाशाही का युग अभी भी चल रहा है। लेकिन सरकार की तरफ से उन्हें जो मिलता था वो था उनका सालियाना और कुछ विशेष हक। आखिर वो सालियाना कितना था, चले अब इसे जानते हैं। लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं कि राजा रजवाड़ों को ये हक दिए किसने थे, उन्हें ये हक आखिर मिल क्यों रहे थे। तो दोस्तों इसमें ऐसा है कि 25 जुलाई साल 1947 के दिन माउंट बैटन ने ब्रिटिश क्राउन की तरफ से ये डिक्लेयर कर दिया कि 15 अगस्त साल 1947 के बाद देश के हर एक राज्य और छोटे बड़े रजवाड़े अपने स्वतंत्र अस्तित्व के लिए मुक्त है। वो चाहे तो पाकिस्तान में जाए, वो चाहे तो भारत में जाए, या वो चाहे तो अलग एक स्वतंत्र देश बना के रहे। अब ऐसी परिस्थिति में इन सभी रजवाड़ों को एक करके एक देश बनाना, उन्हें मिलाना कोई आसान काम नहीं था। अंग्रेजों के ऐसे हुक्म की वजह से अब राजा मुक्त थे और कोई राजा आखिर क्यों अपनी संपत्ति जाने देगा। और इन सब के बीच इसीलिए एक देश बनाने के लिए इन राजाओं को मनाना बहुत ही जरूरी था। और समस्या ये थी कि अब इन्हें मनाए तो मनाए कौन। उस वक्त सबसे बड़ा जो नाम थे वो थे महात्मा गांधी। और बेशक उनकी गरिमा को ठेस न पहुँचे, इस तरीके से मैं ये बताना चाहूँगा कि शायद ये राजा रजवाड़ा महात्मा गांधी से माने ऐसे थे नहीं, क्योंकि महात्मा गांधी ने 7 अक्टूबर साल 1939 के दिन एक सामाहिक में उन्होंने राजवियों के लिए ये लिखा था कि प्रत्येक राजा अपने राज में हिटलर है और कायदे से परे रहकर वो अपनी प्रजा को शूट भी कर सकता है। अब ऐसे में राजा रजवाड़ा कहाँ महात्मा गांधी की बात मानने वाले थे। पंडित नेहरू की बात करें तो उन्हें तो राजा रजवाड़ों से इरिटेशन था, क्योंकि उनके अनुसार ये राजा रजवाड़ा अपने राज्य की बहुत बड़ी संपत्ति को अपने भोग विलास और वैभव के लिए खर्च करते थे। और नेहरू काफी बार अपने ये अभिव्यक्ति कर चुके थे, इसलिए राजा रजवाड़ा उनकी भी बात मानने वाले नहीं थे। और इसलिए अब अंत में बचे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो किसी भी हाल में इन मोतियों को एक धागे में पिरोना चाहते थे। अब इन रजवाड़ों की अपने राज्य में हर साल महसूल की और कुछ अन्य आवक हुआ करती थी, और इसलिए राजपाट के बदले इन राजवियों को सरदार पटेल ने एवरी ईयर एक सालियाना देने का डिक्लेयर किया। हालांकि इसके लिए कई सारी बैठकें भी हुई और कई सारे उतार चढ़ाव के बाद दोनों पक्ष एक नतीजे पर आए
और ये तय किया गया कि जिन राजाओं की वार्षिक आवक 15 लाख है, उन्हें 1,30,000 सालियाना दिया जाएगा। और ये आंकड़ा लमसम करने के लिए थोड़ा बहुत अप डाउन भी हो सकता है। इन शॉर्ट, राजाओं की जितनी इनकम थी, लमसम उसका 8% उनके सालियाने के रूप में मंजूर हुआ। अब दोस्तों, उस वक्त भारत के 556 रजवाड़ों में से 450 से ज्यादा रजवाड़ों की इनकम 15 लाख से ज्यादा थी। और अब इस सालियाने के रूप में हैदराबाद जैसे बड़े स्टेट के राजा को सालियाने के रूप में हर साल 50 लाख मिलने पात्र थे। वडोदरा के राजा को हर साल 26,50,000, मैसूर को 26 लाख, ग्वालियर को 25 लाख, जयपुर को 18 लाख, त्रावणकोर को 18 लाख, जोधपुर को 17,50,000, बीकानेर को 17 लाख, पटियाला को 17 लाख, इंदौर को 15 लाख और भोपाल के हिस्से 11 लाख आए। अब दोस्तों, उस वक्त मैंने जो इन 11 राजवियों का नाम दिया, उनको अगर बात करें तो करीब 91 राजा रजवाड़े ऐसे थे जिनके हिस्से 1 लाख रुपए के आसपास की रकम सालियाने के रूप में आई। इसके अलावा 56 राजवियों को 50,000 से 1 लाख के बीच रकम तय की गई। और करीब 396 रजवाड़े ऐसे थे जिनको 50,000 से भी कम सालियाने के रूप में देने का तय हुआ, क्योंकि उनके राज्य और उनकी इनकम भी छोटी थी। और दोस्तों, इनमें से इंटरेस्टिंग बात यह है कि 24 रजवाड़े तो ऐसे थे जिनको हर साल करीब 5,000 रुपया सालियाना के रूप में मिलने वाले थे, मतलब कि मासिक करीब 416.5 रुपये। और गुजरात में सौराष्ट्र का एक टटोडिया नाम का राज्य तो ऐसा था जिनके राजवी को सिर्फ 192 रुपये सालियाना तय किया गया, यानी कि मासिक करीब 16 रुपये। और अब दोस्तों, ध्यान से सुनना, इन सभी राजवियों के यानी कि 554 सभी रजवाड़ों को टोटल जो रकम मिलने वाली थी, उसका एक आंकड़ा बताओ तो कुल मिला के भारत सरकार को सभी रजवाड़ों को मिलाकर साल के 5,80,00,000 रुपए देने थे। और ये सौदा बुरा नहीं था, क्योंकि सभी राज्यों को मिलाकर जो इनकम जनरेट होती थी, उसकी बात करें तो वो इनकम टोटल 70 करोड़ रुपीस थी। और इस 70 करोड़ की इनकम के सामने भारत सरकार को 5.8 करोड़ ही देने थे। और ये रकम भी शाश्वत नहीं थी, क्योंकि जैसे जैसे राजा मरते जाएंगे, वैसे वैसे उनकी गादी पर जो नए राजा बैठेंगे, उनको सालियाने की रकम कम देने का तय हुआ था, यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी ये रकम घटने वाली थी। और इसके लिए बकायदा एक श्वेत पत्र रजू किया गया था। और इसका जो श्वेत पत्र रजू हुआ, उसी के दौरान बीकानेर और जोधपुर के महाराजा का निधन हो गया था और वडोदरा यानी कि बड़ौदा राज्य के प्रताप सिंह गायकवाड़ को पदभ्रष्ट कर दिया गया था, जिस वजह से उनकी आने वाली पीढ़ी को रकम और कम मिलने वाली थी। इसलिए टोटल अब 5.8 नहीं, लेकिन हर साल 5.5 करोड़ देने थे, और जो भविष्य में घटने भी वाली थी। और इस प्रस्ताव के बाद अब सभी देसी रजवाड़े भारत में विलय हो गए। और दोस्तों, इसीलिए अब आप समझ गए होंगे कि इन सब के अनुरूप देसी रजवाड़ों को सालियाना और कुछ विशेषाधिकार दिए गए थे। अब चलिए सीधे इस फ्लैशबैक से 25 साल बाद की बात करते हैं, जब भारत में इन रजवाड़ों का सालियाना खत्म कर दिया गया। और जब साल 1971 में इन रजवाड़ों का सालियाना खत्म किया गया, तब उनको मिलने वाली राशि कुल मिलाकर 5.8 करोड़ से 4.6 करोड़ हो चुकी थी। और साल 1971 में जो टोटल उस वक्त की इंडिया की पॉपुलेशन थी, उनके हिस्से अगर इस पूरे आंकड़े को डिवाइड कर दिया जाए तो हर व्यक्ति के हिस्से 0.084 रुपीस आएगा, यानी कि करीब 10 पैसे से भी कम। अब दोस्तों, इतने सारे राजाओं में से कुछ राजाओं के पास संपत्ति थी, विरासत थी, सोना मोहरे थी, सोना था, सोने के आभूषण थे, लेकिन कुछ रजवाड़े बहुत ही छोटे थे और सालियाने के खत्म करने के बाद इन रजवाड़ों के पास कुछ खास नहीं बचा था। सालियाना बंद होने से पहले जो राजा रजवाड़ाओं को प्रिविलेज मिलते थे, उसमें उनको टैक्स देना नहीं होता था, लेकिन सालियाना बंद होने के बाद अब तो प्रिविलेज भी गए, इसलिए उनको टैक्स भी देना होगा। और ऐसे में कई सारे राजा रजवाड़ाओं को तो इनकम से ज्यादा टैक्स देना पड़ता था। ऐसी परिस्थितियां आन पड़ी थी क्योंकि उनके पास प्रॉपर्टी ज्यादा थी। जैसे एक एग्जांपल दूं तो भरतपुर के एक राजा थे जिनको साल 1947 में 5 लाख सालियाना हर साल मिलने पात्र था, जो उनको मिला भी, लेकिन धीरे धीरे पीढ़ी दर पीढ़ी वो घटता गया। और अंत में जब सालियाना बंद हो गया, तब उनके पास क्या बचा था, तो उनके पास अपने खेतों में होने वाले वार्षिक करीब 400 से 450 मन गेहूं और 2 मकान बचे थे, जिनका भाड़ा करीब 1300 रुपये आता था। और उसमें भी वो अकेले उसके वारिस नहीं थे, उनका पूरा कुटुम्ब था।
एक और एग्जाम्पल दूं तो बीकानेर के महाराजा जो कर्णी सिंह थे, उन्हें सालियाने की रकम बंद होने के बाद उनके अन्य स्रोतों से जो 3,50,000 इनकम वार्षिक आती थी, उसके सामने टैक्स और उनकी प्रॉपर्टी पर जो कर लगाए गए थे वो देना ही वार्षिक 7 लाख पड़ता था। भरतपुर के महाराजा बृजेंद्र सिंह ने तो अपने घर के सामान, कटलरी, फर्नीचर ये सब कुछ धीरे धीरे बेचना शुरू कर दिया था। और ऐसे कई सारे जो छोटे छोटे राजा महाराजा थे, उनके यही हाल थे। सरकार ने राजाओं के सालियाने और उनके प्रिविलेज को बंद करके लोकशाही में जो बक था, जो रही सही कसर थी, वो भी पूरी कर दी थी। और जो राजा महाराजा नवाब या राणा थे, वो रातों रात अब मिस्टर बन चुके थे। और सालियाना बंद होते ही कई सारे रजवाड़ों को बहुत कुछ भुगतना भी पड़ा था। और कहते हैं ना कि सिक्के के 2 पहलू होते हैं। कई बार अक्सर हम एक पहलू देखते हैं, लेकिन दूसरा पहलू अछूता रह जाता है।